हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट जो है हमारा 2001 का टीजीटी का पेपर। तो इससे पहले मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के फॉर्म में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपके 3 वीडियो आते हैं दिन में, सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे और शाम को 6 बजे। ठीक है, 8 बजे आप पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट करते हैं, 12 बजे को एनसीईआरटी की क्लास करते हैं और 6 बजे आप हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट करते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। और अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको ईजिली अवेलेबल हो सके। तो चलिए फास्ट से अपनी क्लास करते हैं। मैं स्लो पोर्शन में नहीं करूँगी, मैं फास्ट करूँगी जैसा कि आपको पता है। तो फास्ट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो सके। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, किसकी उक्ति है राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? तो राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है, ये उक्ति है गार्नर की। राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है JW गार्नर 1871 से 1938 की ये परिभाषा राजनीति शास्त्र की सर्वोत्तम परिभाषा मानी जाती है। गार्नर की इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि राजनीति शास्त्र का केंद्र बिंदु राज्य है और इसमें राजनीति शास्त्र में राज्य रूपी संस्था को छोड़कर किसी अन्य सामाजिक संस्था व प्रक्रिया के अध्ययन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं अरस्तु। अरस्तु राजनीति शास्त्र का जनक है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से पृथक करके उसे स्वतंत्र विषय का दर्जा प्रदान किया। मैक्सी ने कहा अरस्तु राजनीति विज्ञान का पिता है। नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है नागरिकता। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है नागरिकता। नागरिकता से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय, राष्ट्र, राज्य का पूर्ण और जवाबदेह सदस्य होता है तथा सार्वजनिक कार्यों में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? तो कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे जवाहरलाल नेहरू। प्रश्नगत विकल्पों में जवाहरलाल नेहरू कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे। यद्यपि नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर अवश्य था, किंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति के साथ उन्होंने समाजवाद को वहां अपनाने का आग्रह किया जहां तक वो कल्याणकारी राज्य का साथ निभा सकते हो। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है। तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत से पूर्व मानव समाज में राज्य की उत्पत्ति के बारे में मुख्यतः दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, पितृ प्रधान तथा मातृ प्रधान सिद्धांत और सामाजिक समझौतों के सिद्धांत प्रचलित थे, परंतु राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या के रूप में इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रायः सभी लेखकों के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत को स्वीकार किया गया। यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्रामाणिक सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? तो ये है बहुलवाद का सिद्धांत। बहुलवाद का सिद्धांत एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है। बहुलवाद के प्रमुख समर्थक लास्की, क्रैप, कोल, लिंडसे, वारकर है। बहुलवादियों का मत है कि प्रभुसत्ता केवल राज्य में ही नहीं बल्कि कई संस्थाओं में निहित में रहती है। समाज में अनेक प्रकार की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं हैं। इस प्रकार बहुलवाद एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है। नेक्स्ट है, निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो राज्य की स्थापना सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपने स्वर्णकाल में था। इस सिद्धांत का मानना है कि राज्य देवी संस्था न होकर एक मानव निर्मित संस्था है जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों ने प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान समस्याओं से निजात पाने तथा शांतिपूर्ण जीवन जीने हेतु आपसी समझौते से किया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता? तो ये आपका डुगवी जो है भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। कुछ विद्वानों ने भूमि को राज्य का आवश्यक अंग नहीं माना, जैसे डुगवी, सीले, विलोबी, लिमोन आदि। सीले के अनुसार यदि केवल सरकार के सिद्धांत के अनुसार कोई जनसमूह इकाई के रूप में संगठित हो तो उसे हम राज्य नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निहित होती है। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक जे रूसो 1712 से 1778 को माना जाता है। लोकप्रिय संप्रभुता का तात्पर्य जनता की संप्रभुता से है जो कि जन सामान्य में निवास करती है। नेक्स्ट है, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है। तो सर्वोच्च सत्ता संप्रभुता राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार किसी राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या,
भूभाग, सरकार, प्रभुसत्ता। इनमें से प्रभुसत्ता राज्य का अति आवश्यक तत्व है, इसे ही राज्य का आध्यात्मिक तत्व भी कहा जाता है। प्रभुसत्ता का जनक बोंदा 1530 से 1596 को माना जाता है। उदारवाद किसका हित चाहता है? तो उदारवाद धनवानों का हित चाहता है। उदारवाद धनवानों का हित चाहता है। ये मानव को उत्पादन, विनिमय, वितरण या व्यापार व्यवसाय करने, संपत्ति रखने तथा विक्रय की पूरी स्वतंत्रता देता है, जिससे पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है फांसीवाद विश्वास करता है कि, तो फांसीवाद विश्वास करता है राज्य दल से श्रेष्ठ है। फांसीवाद दल की तुलना में राज्य को महत्वपूर्ण मानता है। इसका मानना है कि राज्य सर्वशक्तिशाली संगठन है। राज्य के बाहर राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं होता। राज्य कभी गलत नहीं कर सकता। इससे सारे अधिकार राज्य शासक के होते हैं, जनता का कोई अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो भाषण की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है जो अधिनायक तंत्र में नहीं पाई जाती, जैसे जनता की इच्छा सर्वोच्च है, जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सरकार, उत्तरदायी सरकार, निष्पक्ष न्यायपालिका तथा विधि का शासन, भाषण की स्वतंत्रता आदि। समान इच्छा का प्रतिपादन किसने किया? समान इच्छा का प्रतिपादन रूसो ने किया। समान इच्छा का प्रतिपादन रूसो ने किया। समान इच्छा स्थायी है। रूसो के अनुसार समान इच्छा का कभी अंत नहीं होता, यह अपरिवर्तनशील तथा अपवित्र होती है। सार्वजनिक हित का मार्ग एक ही हो सकता है, इसलिए समान इच्छा स्थिर और निश्चित है। रूसो कहता है, मेरी समान इच्छा के अनुबंध में सभी लोग अपना सर्वस्व राज्य को सौंप देते हैं। राज्य का हित सभी नागरिकों का सर्वश्रेष्ठ हित है। नेक्स्ट है कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे प्लेटो। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य का विचार प्रस्तुत किया। इस आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के क्रम में प्लेटो ने कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत दिया है। कार्य विशेषीकरण से प्लेटो का आशय है कि जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में दक्ष या कुशल हो, उस व्यक्ति को वही करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। प्लेटो के संदर्भ में वहां व्यक्ति से तात्पर्य वर्ग से है। नेक्स्ट है लेवियाथन के लेखक है, तो लेवियाथन के लेखक है हॉब्स। हॉब्स का समय इंग्लैंड के इतिहास में अत्यंत आवेशपूर्ण घटना चक्र का काल था। 1649 में राजतंत्र की जगह गणतंत्र की स्थापना हुई। 11 वर्ष बाद पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन 1651 में शक्तिशाली सरकार की चर्चा की है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? तो ये है गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय है। भारत में राज्याध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है तथा केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन है, जो संघीय प्रणाली का लक्षण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? तो सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। केंद्र राज्य संबंधों के संपूर्ण ढांचे पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मार्च 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन की गई। यद्यपि राजमन्नार समिति भी केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है, लेकिन ये समिति तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा गठित की गई थी एवं अपनी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को प्रस्तुत की। केंद्र सरकार के द्वारा राजमन्नार समिति की सिफारिशों की पूरी तरह खारिज कर दिया, अतः उपयुक्त विकल्प 4 ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ है? तो मंत्रिमंडल मिशन के अंतर्गत। भारत में संविधान सभा का निर्माण मंत्रिमंडल मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया और इसके अध्यक्ष है पैंथिक लॉरेंस थे तथा 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसी आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो जीवन के अधिकार को आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359(1) में संशोधन करके ये प्रावधान किया गया कि अब अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, जबकि मूल संविधान में इसे भी निलंबित करने का प्रावधान था। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है? तो ये न्याय योग्य नहीं है। किसी संविधान के नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं, इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन इसका पालन राज्य अपने नीति निर्धारण के समय जरूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन को भारत का राष्ट्रपति संबोधित करता है। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को 2 स्थितियों में संबोधित करता है। प्रथम, प्रत्येक वर्ष बजट सत्र के आरंभ में, क्योंकि भारत में संसद के सत्र की शुरुआत प्रत्येक वर्ष बजट सत्र से ही प्रारंभ होती है।
द्वितीय प्रत्येक आम चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक के आरंभ में। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो कि 1896 से 1995 तक थे, जिनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक था। मोरारजी के बाद ये चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, जिनका कार्यकाल मात्र 6 महीने का था। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई ये करते हैं राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 316(1) के तहत राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो कम से कम 2 बार होनी चाहिए, 6-6 महीने के अंतराल में। सामान्यतः संसद की बैठक एक साल में 3 बार होती है, लेकिन अनुच्छेद 85 के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा, अर्थात कम से कम लोकसभा की बैठक 2 बार होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये है 78A में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78A में ये प्रावधान है कि संघ के प्रशासन एवं विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराना। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। प्रधानमंत्री इस संबंध में राष्ट्रपति को सभी सूचना देने को बाध्य है। राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है, तो राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है मुख्य चुनाव अधिकारी। अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया। नेक्स्ट है, किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम रहता है? तो ये है जिलाधीश। जिलाधीश जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम रखता है, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश ही उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव किसका था? तो ये था अशोक मेहता समिति का। बलवंत राय मेहता समिति की गई सिफारिशों में आई कमियों को दूर करने के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज समिति का गठन 1977 में किया गया। 1978 में समिति ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके अनुसार पंचायत 2 स्तरों पर गठित हो, जिसके अंतर्गत जिला स्तर पर जिला परिषद तथा ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत हो। नेक्स्ट है, दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है। दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों के लिए सरकार का दबाव डालते हैं तथा संवैधानिक व असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये है द्विदलीय पद्धति। लोकतंत्र को आधुनिक काल में शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त द्विदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था में निर्णय अपेक्षाकृत सहयोगी दलों के दबाव पर निर्भर करने लगता है। द्विदलीय व्यवस्था का सबसे उपयुक्त उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्था है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे दबाव समूह माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को दबाव समूह माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस दबाव समूह है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं भारत सेवक समाज सामाजिक संगठन है तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सहयोगी संगठन है। नेक्स्ट है, सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। ये विचार किसका है? तो ये विचार है जवाहरलाल नेहरू का। सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों को आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, ये किसने कहा? तो ये कहा है वुड्रो विल्सन ने। किसने कहा है? वुड्रो विल्सन ने। स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, ये कथन वुड्रो विल्सन का है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के उपरांत राष्ट्रों का आत्म निर्णय के अधिकार की वकालत करते हुए वुड्रो विल्सन के द्वारा उपरोक्त व्यक्तित्व दिया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, ये किसने कहा? ये कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। टैगोर के अनुसार यूरोपीय राज्य संगठन की भावना से प्रेरित रहा, जिसने व्यक्ति और समाज की सृजनात्मक क्षमता को धूल में मिला दिया। इसी के आधार पर टैगोर ने राष्ट्रवाद का खंडन किया। उन्होंने मानवतावाद की भावना पर आधारित अंतरराष्ट्रवाद का समर्थन किया और राष्ट्रीयता को सभ्यता के लिए खतरा माना है। मुख्य लेखाधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? तो नगर निगम की नहीं करते हैं। ठीक है, मुख्य लेखाधिकारी नगर निगम की आय व्यय की जांच नहीं करते। मुख्य लेखाधिकारी राज्य और केंद्र सरकार तथा सरकारी उपक्रमों के आय व्यय की जांच यानी कि ऑडिट करता है। निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो नौकरशाही की विशेषता नहीं है अक्षमता। नौकरशाही शब्द का प्रतिपादन विंसेंट डी गार्नी ने किया। नौकरशाही की प्रथम व्यवस्थित व्याख्या मैक्स वेबर ने किया है। नौकरशाही सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का अनिवार्य अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है?
तो भैया नेपाल राज्य नहीं है, नेपाल राज्य नहीं है, नहीं, एक मिनट, राजस्थान राज्य नहीं है। भारत समाज के किसी समुदाय को राज्य कहलाने के लिए इनमें 4 तत्वों का होना जरूरी है: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, भूसत्ता और सरकार। तो राजनीति शास्त्र में राज्य का अर्थ संघ राज्य से होता है। भारत संघ राज्य है, राजस्थान उसके अंतर्गत निहित है, इसलिए संप्रभुता भारत में निहित है। अच्छा, इस हिसाब से पूछा गया था। मैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग यानी कि हॉलैंड में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्ष की अवधि के लिए और अपनी कार्यावधि की समाप्ति के बाद पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं। न्यायालय की गणपूर्ति के लिए 9 न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1945 में। 25 अप्रैल 1945 को अमेरिका शहर के सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 5 स्थायी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के द्वारा तैयार प्रारूप के आधार पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिकार पत्र तैयार किया गया और 24 अक्टूबर 1945 को सभी राष्ट्रों की स्वीकृति के बाद चार्टर प्रभावी हो गया और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का एक प्रशासनिक अंग है। सचिवालय में महासचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। महासचिव संस्था का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। अगस्त 1939 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया गया। साथ ही कांग्रेस के सभी पदों से उन्हें 3 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? तो स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा था काउंसिल प्रवेश। मोतीलाल नेहरू और CR दास के 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना 1922 के कांग्रेस के अधिवेशन में बहुमत के साथ अस्वीकार कर दिया गया। परिणाम स्वरूप इन लोगों ने मिलकर मार्च 1923 को इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना करी और गया कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ही थे। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारा ये वाला भी फिनिश होता है और अब बचा है अल्टीग्रेड 2018 का पेपर, जो हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, ये क्लास पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।